आवाज आवाज सही है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कुछ छूटा हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, कर लेंगे चर्चा। तब आप ये हेडिंग मत बनाइएगा अभी। मौसम ठंडा हो गया है ना? हवा हवा काफी ठंड चल रही है। ऑस्ट्रेलिया शांत हो गया है ना, इसीलिए मौसम ठंडा हो गया। और 9 तारीख को जीत जाएंगे तो मौसम गर्म हो जाएगा। मौसम तो आज के क्लास, कल के क्लास को एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आज हम लोग चलेंगे। कल की क्लास की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि आपदा प्रबंधन के चरण से हम लोग चले थे, है ना? तो हमने देखा कि आपदा प्रबंधन, अब शांत हो जाइए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी इस हेडिंग को नहीं बनाएंगे क्योंकि एक छोटा सा टर्म छूटा हुआ है शायद, तो वो कर लेंगे उसके बाद। सुन के भी हो जाएगा याद, उसमें वैसे कुछ नहीं है। तो कल हम लोग चले थे सबसे पहले कि आपदा प्रबंधन के जो चरण है उस पे, तो हमने देखा कि किसी भी आपदा में प्रबंधन का 3 चरण होता है। एक आपदा से पहले जो तैयारी का होगा, और उसमें हमने देखे थे कि 3 तरह के तैयारी का फेज है। एक है जिसको हम आपदा तैयारी कहेंगे, दूसरा है जिसको हम आपदा निवारण कहते हैं, और तीसरा है जिसको हम आपदा निरोध कहते हैं। तीनों में क्या क्या अप्रोच है, क्या चीज़ें हैं, वो हमने देखा था। फिर दूसरा चरण किसी आपदा में होता है कि जब आपदा आ गया है तो उस समय हम क्या करते हैं, राहत और बचाव का कार्य करते हैं। तो उसमें क्या किया जाएगा वो हमने देखा। और तीसरा कि आपदा के बाद जो तीसरा चरण है जिसमें हम पुनर्वास कार्यों पर बल देते हैं, उसमें हम कितने प्रकार के पुनर्वास की बात करते हैं ये हमने देखा था। फिर हम लोग आ गए थे, कुछ जो शब्द सब बचे हुए थे उसका अर्थ हमने जाना था। तो उसमें एक था कि सुभेद्यता क्या है, उसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार का होता है, और कहीं पर जो आपदा के प्रति सुभेद्यता है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। फिर हम लोग आ गए थे, एक जोखिम पर आ गए थे ना, कि जोखिम क्या है, जोखिम का स्तर कैसे निर्धारित होगा, या जोखिम कितने प्रकार का होगा, तो वो हमने देख लिया था। फिर एक आ गया था उसमें कि जो हम कहते हैं आपदा प्रतिरोध या आपदा लचीली व्यवस्था हम किसे कहते हैं, तो वो हमने देख लिया था। अब उसमें एक दो सेगमेंट आपसे आगे जा सकता है प्रश्न में कि आपदा प्रतिरोध का क्या तत्व हो सकता है, तो वो मुझे लगता है कि अब पकड़ा जा सकता है कि आपदा प्रतिरोध का पूछेगा कि क्या तत्व होगा या कैसे निर्धारित होगा। तो कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने होते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा था कि क्षमता विकास हम किसे कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में क्षमता विकास क्या है और वह किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो हमने देखा था। एक छोटा सा उसमें टर्म छूटा हुआ है, शायद समन का टर्म छूटा हुआ है ना, आप लिख लीजिए नीचे में समन, 2 लाइन इसमें भी। इंग्लिश शब्द इसका जो होता है, जैसे हमने कल भी कहा था कि इसका इंग्लिश शब्द मिटिगेशन होता है ना। मिटिगेशन का अर्थ होता है, अगर सुन के याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें 3 4 की पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है। कल भी हमने कहा था कि ये शब्द प्रायः जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यूज़ किए जाते हैं, कि क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए COP29 में ये काम किया गया, कुछ इस तरीके से जब आप देखते होंगे कि चर्चा होता होगा। तो मिटिगेशन का अर्थ यही होता है कि
किसी भी आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो किए गए कार्य होते हैं, आप उसको मिटिगेशन कार्य कहते हैं। तो किसी भी आपदा का जो दुष्प्रभाव होता है वो दो ही तरीके से हो सकता है ना, या तो पर्यावरण को क्षति हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, मानव को क्षति हो सकती है। और मानव को जो क्षति होगी वो हम वही जानते हैं कि या तो राजनीतिक होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, सांस्कृतिक या मानसिक क्षति होती है। तो इस प्रकार के क्षति को न्यून करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम कहते हैं मिटिगेशन के अंतर्गत रखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम मिटिगेशन के कार्यों को बेहतर करते हैं तो हम जोखिम को कम कर लेंगे, है ना, क्योंकि मिटिगेशन का अर्थ क्या हुआ कि दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई दुष्प्रभाव या आपदा घटित होती है तो फिर हमारा जोखिम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए समन प्रयास करते हैं, और जलवायु परिवर्तन समन का प्रयास जो सार्थक हो और हम उस पर अगर आगे बढ़ते जाएं तो धीरे धीरे जलवायु जोखिम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जलवायु जोखिम कम होने का अर्थ है कि हमारे जानमाल परिसंपत्ति का जो नुकसान जलवायु परिवर्तन या उससे जनित आपदाओं से होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब है कि ये जो समन का प्रयास होता है इसको हम बड़े तौर पर 4 पॉइंट के सहारे या 4 स्तर पर ऐसे प्रयास देखे जा सकते हैं। एक समन का प्रयास क्या हो सकता है, अगर हम बड़े तौर पर जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समन के प्रयास हो सकता है। अभी हम चलेंगे उसी में कि हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी कुछ जलवायु या आपदा जोखिम को कम करने का प्रयास किया गया है। तो इंटरनेशनल स्तर पर डिजास्टर मिटिगेशन के लिए भी कुछ प्रयास किए गए हैं। दूसरा, हम राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। भारत सरकार के द्वारा कई सारी पॉलिसियां बनाई गई हैं, कई सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी मिटिगेशन के प्रयास किए जाते हैं। तीसरा अब कहाँ पर हो जाएगा, निजी क्षेत्र के स्तर पर ना। निजी क्षेत्र भी जैसे आप पढ़े होंगे अगर सोसाइटी में, भारत में एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें है कि जो कॉरपोरेट क्षेत्र है वो अपने इनकम का कुछ हिस्सा क्या करता है, सामाजिक कल्याण पर खर्च करता है। तो वो डिजास्टर मिटिगेशन पर भी खर्च कर सकता है, तो एक निजी क्षेत्र के एनजीओ के कार्य हो जाएंगे। कई सारे आप देखेंगे जब कहीं पर आपदा आता है तो जो स्वयंसेवी संगठनें होती हैं वो भी राहत और बचाव कार्य में लग जाते हैं। और जब आप राहत और बचाव कार्य करते हैं तो उससे भी जानमाल की जोखिम या क्षति क्या होती है, कम हो जाती है। और चौथा किस स्तर पर हो जाएगा, कम्युनिटी लेवल पर, सामुदायिक स्तर पर भी हम काम करते हैं। तो अगर हमारा सामुदायिक स्तर बेहतर है, किसी भी आपदा के प्रति हमने तैयारी करके अच्छी रख ली है, तो जोखिम या क्षति को हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। अभी आप जैसे देखेंगे कि गर्मी का मौसम आने वाला है तो दिल्ली जैसे शहरों में हीट वेव सबका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो हीट वेव के प्रकोप से बचने के लिए क्या हम आप व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कुछ कर सकते हैं, करते हैं ना। जब ऐसी स्थितियां बनती है तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि घर से बाहर ना निकलना, आवश्यक नहीं निकला जाए। अगर निकलना ज़रूरी होता है तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने साथ जो है सो सनग्लास यूज़ करें। कोशिश करते हैं कि जो पानी की बोतल वो हमेशा साथ रखें। डिहाइड्रेशन की स्थिति बने तो ओआरएस का यूज़ कर लिया जाए। तो इस तरीके के कार्य हम खुद भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम हीट वेव के जोखिम को अपने लिए क्या कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। तो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर भी जो काम किया जाएगा तो वो समन का प्रयास होगा जो जोखिम को क्या कर देगा, कम कर सकता है, नुकसान को कम कर सकता है। तो 2 लाइन इसमें आप लिख लीजिए जरूर। पहला पॉइंट लिखिए, देखिए समन का तात्पर्य, समन का तात्पर्य, समन का तात्पर्य किसी भी आपदा से, समन का तात्पर्य किसी भी आपदा से, किसी भी आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव, किसी भी आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किए गए, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किए गए प्रयासों से है, कम करने के लिए किए गए प्रयासों से है, प्रयासों से है। दूसरा पॉइंट देखिए समन प्रयास, दूसरा पॉइंट देखिए समन प्रयास आपदा जोखिम
समन प्रयास जोखिम आपदा जोखिम न्यूनीकरण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, समन प्रयासों को समन प्रयासों को समन प्रयासों को चार प्रकारों में समन प्रयासों को चार प्रकारों में रखा जा सकता है। चार प्रकारों में रखा जा सकता है। तो डैश देके अंडरलाइन कर लेंगे और पहला लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रयास। अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रयास। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर के प्रयास राष्ट्रीय स्तर के प्रयास। तीसरा, निजी क्षेत्र एवं एनजीओ के प्रयास। निजी क्षेत्र एवं एनजीओ के प्रयास। और चौथा, सामुदायिक सामुदायिक स्तर के प्रयास। सामुदायिक स्तर के प्रयास। अब इसमें जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, अब हम लोग इसी की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। तो समन का अर्थ यही होता है और हम इसके चार प्रकारों में रखेंगे। तो हम दो तो कवर कर ही लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रयास अभी हम क्लास में कवर कर लेंगे। तो नीचे में एक हेडिंग हो जाएगा आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, है ना। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या जो प्रयास हुए हैं वो, है ना। एक प्रश्न जो है ना, इस पर मेंस में अलग से भी आ सकता है। सिंपल अगर स्ट्रेट प्रश्न होगा तो वो प्रश्न ये हो सकता है कि आपदा प्रबंधन पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ है उसके बारे में आप हमें बताइए और उन प्रयासों की कमियों के बारे में बताइए और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कहा जाए। या सिंपल कहें तो कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो प्रयास हुआ है वो बताइए, उन प्रयासों में कमी क्या है वो बताइए और फिर उनको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा प्रश्न होगा तो हमें दो चार लाइन क्या होगा, इंट्रोडक्शन में कुछ लिखना होगा, भूमिका में हमें लिखना होगा। तो अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो आपदा कोई पहली बार आ रही है ऐसी तो कोई बात नहीं है। पहले भी आपदा आते थे और आप भारत के इतिहास को ही पढ़े होंगे तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में जब आपदा आता था। जैसे आप सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे तो उसमें भी जिक्र हुआ होगा कि जलवायु परिवर्तन हुए, सभ्यता का पतन हुआ या बाढ़ आया, कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थितियां आई जिसके कारण क्या हुआ, सभ्यता का पतन हुआ था। उससे आगे आप बढ़ेंगे तो मौर्य काल में जब आप शासक वर्ग की पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ अकाल नीति की जानकारी मिलती है ना। जैसे आप देखते हैं कि साहगौरा और महास्थान अभिलेख है, शायद उसमें कुछ इसकी जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता में आते तब कोठार के बारे में पढ़ते हैं और उस कोठार से हम कई अर्थ निकाल लेते हैं। वो एक अर्थ तो इसका हमारे लिए यही है कि शायद यहाँ पर कुछ आपदाएं होती होंगी जिस समय शासक वर्ग जो अनाज जमा करता था वो समय वितरित किया जाता होगा। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारे हमें दृष्टांत मिलते हैं। मध्यकालीन भारत में भी जाएंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दोआब में हमें अकाल की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो फिर जो है सो शाहजहां के शासनकाल में अकाल की जानकारी पीटर मुंडी कहता है कि यहाँ पर इस तरह से चीज़ें हुई थी। और आधुनिक भारत में तो इसके दृष्टांत भरे पड़े हुए हैं। सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है 1966 1866-67 का उड़ीसा का अकाल का, जब उस समय शायद कॉलिन कैम्बेल आयोग का गठन किया कुछ इस तरीके से हुआ था। फिर आप जाएंगे तो लीटन के काल का है, कर्जन के काल का है और सबसे बड़ा अकाल आपको देखने को मिलता है 1940-43 के आसपास,
बंगाल का अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि अकाल कोई या आपदा कोई पहली बार नहीं आ रहा है। फर्क एक पड़ा है कि पहले आपदाएं कभी कभार आती थी और उससे जानमाल और परिसंपत्ति का नुकसान कम होता था, क्योंकि उस समय जनसंख्या भी उतनी नहीं थी और अकाल उतने फ्रिक्वेंट भी आते नहीं थे आपदाएं। अब क्या हो चुका है कि परिस्थितियां बदल चुकी है कि आपदाएं जो है वो फ्रिक्वेंट आने लगी है, और आपदाओं के फ्रिक्वेंट आने से क्या हुआ कि जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान ज़्यादा होने लगा है। इस पर एक यूएन रिपोर्ट है 2023 का। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों में आपदाओं में लगभग 5 गुनी वृद्धि हो गई है। और खासकर उसमें दो क्षेत्र के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है, उप सहारा क्षेत्र के बारे में और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में। खासकर जो हिंद महासागर का एशिया इंडो पैसिफिक रीजन हो जाएगा वहाँ पे, उसमें ये बताया गया है कि एक तो जो इंडो पैसिफिक रीजन का देश है वहाँ पर जलवायु जोखिम ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि जलवायु जनित आपदाओं का प्रकोप बढ़ा है। जलवायु जनित आपदाओं का अर्थ हो गया कि इस क्षेत्र में साइक्लोन का इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ गया है, इस क्षेत्र में बाढ़ और सूखे का इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ गया है, हीट वेव सब का इम्पैक्ट क्या हुआ है, ज़्यादा बढ़ गया है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाहर जो दूसरा उसमें बताया गया हो उप सहारा क्षेत्र में, कि इन क्षेत्रों में सूखे की परिस्थितियां काफ़ी अधिक हुई है। मरुस्थलीकरण विश्व के विभिन्न भागों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जब हम इस बात को करेंगे तो हमारे पास एक दो रिपोर्ट होना चाहिए कि हम बता सकें कि हाँ वास्तव में आपदाओं की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, जानमाल की क्षति और नुकसान ज़्यादा होने लगे हैं। अब है कि जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके से परिस्थितियां हो तो सबसे पहला प्रश्न उत्पन्न होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आखिर हो क्यों, है ना। तो आपदा जो होता है किसी भी देश की सीमा को देखकर तो नहीं आएगा। अगर कहीं पर साइक्लोन आना है तो वो सीमा थोड़ी देखेगा कि भारत में जाना है या बांग्लादेश में। जो उसका रास्ता है, जो ट्रैक रूट पकड़ेगा, उस ट्रैक रूट को पकड़कर वो जिसको जहाँ जाना होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। और आपदा प्रबंधन समन के लिए 4 चीज़ों की बड़े तौर पर ज़रूरत होती है। एक, इसके लिए तकनीकी का होना ज़रूरी है। दूसरा, इसके लिए पूंजी का होना भी ज़रूरी है। तीसरा, इसके लिए क्या है कि इनोवेशन का होना ज़रूरी है, कि जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ते जाएगी आपके पास इनोवेशन प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। और चौथा ज़रूरी है कि जो हर एक देश का जो कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज, ज्ञान, परंपरा होता है आपदा को कम करने का, वो एक दूसरे देश को भी उसका जानकारी मिले। यानी कि इसके कहने का अर्थ है कि अगर भारत के पास सूखे के प्रबंधन के लिए कुछ ट्रेडिशनल जानकारियाँ हैं, राजस्थान सब में ना जोहर बनाए जाते हैं, बावरी बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से है ना, खरीन बनाया जाता है कई जगह पर। तो हर एक देश के पास क्या है कि अपनी कुछ ट्रेडिशनल परंपराएं होती हैं, जानकारियां होती हैं, ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से वो आपदाओं को प्रबंधित करने का स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं। तो ये जानकारियां अगर दूसरे देश को भी शेयर हो जाए तो वो भी उससे क्या हो सकता है, लाभान्वित हो सकता है। अगर भारत के पास ऐसी कुछ जानकारियां अगर भारत पाकिस्तान को शेयर कर दे, बांग्लादेश को शेयर कर दे, या विश्व के किसी भी देश को शेयर कर दे, तो वो इन जानकारियों से क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। उसी तरीके से अगर चीन के पास, अमेरिका के पास, किसी भी देश के पास अगर चीज़ें हैं, वो अगर अन्य देशों को सहयोग करता है, तो वहाँ पर जलवायु जोखिम या आपदाओं का जोखिम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और हमें देखेंगे कि कई जगह ऐसे हुए, आप सबसे देखो कोविड का दौर था, कोविड के दौर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निकल कर उभर कर सामने आया कि नहीं आया। आप भारत की ही पॉलिसी को देखिए, भारत अपने पड़ोसी देशों को मेडिसिन दिया, खाद्यान्न दिया, वैक्सीन दिया, सब मुफ्त दिया। भारत को भी बाहरी देशों से मिला। तो एक अंतर्राष्ट्रीय, उस समय भी विश्व समुदाय को लगा कि ये ऐसी महामारियां हैं जिससे अकेले लड़ना किसी के लिए संभव है नहीं। जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा हम इस तरह के आपदाओं से लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर बढ़ा गया, और उसमें सबसे पहला प्रयास यूनाइटेड नेशन के तहत हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन के तहत जो सबसे पहला और बड़ा प्रयास हुआ वो 1972 में हुआ, जब यूएन के द्वारा आपदा राहत कार्यालय और आपदा राहत समन्वयक की स्थापना की गई थी। वहाँ से स्ट्रेटजी के तौर पर यूएन आगे बढ़ना शुरू हुआ। फिर आप देखेंगे 1990 के दशक को यूएन के द्वारा
जो है सो अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। किस चीज़ के लिए? तो आपदा न्यूनीकरण के लिए उसे इंटरनेशनल डिकेड के रूप में घोषित किया गया। जब हम किसी वर्ष को या किसी डिकेड को किसी को समर्पित करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? जैसे 1923 को 2023 को यूनाइटेड नेशन ने दलहन वर्ष शायद घोषित किया था, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में कुछ, या जो भी 22 या किसी एक वर्ष को घोषित किया था ना। और उस बार आप देख, जब को भी उसके अगले वर्ष या उसी वर्ष आपने देखा होगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था मेंस में, दलहन फसल को जोड़कर, कि दलहन क्या क्या उपयोग है या किस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है। बेसिकली जब भी हम इस तरह का वर्ष या डिकेड घोषित करते हैं, एक पहला उसका लक्ष्य होता है कि विश्व समुदाय का इसके प्रति ध्यान आकर्षित करना, इसके महत्व को विश्व पटल पर लाना कि क्या उसका महत्व है, और अगर उससे संदर्भित कुछ चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर विश्व का सहयोग किस तरीके से होना चाहिए। तो एक इंटरनेशनल डिकेड के रूप में उसे घोषित किया गया था। फिर 1994 में आएंगे तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही क्या किया गया कि जो कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो आकस्मिक आपदाएं होती है ना, तो आकस्मिक आपदाओं के समय किस तरीके से देशों को सहयोग किया जाए, उसके लिए यूनाइटेड नेशन के अधीन एक जो है सो आकस्मिक आपदा राहत कार्यालय बनाया गया, कि किस तरीके से सडन कोई डिजास्टर आता है तो उस समय हम मदद करेंगे। और उसके लिए जो राहत कार्यालय बनाया गया उसका मूल पर्पस ये था कि जो प्रभावित देश होगा आकस्मिक आपदा से, उसके बीच और यूएन कार्यालय के बीच बेहतर सहयोग हो सके, और इसलिए उस कार्यालय के साथ साथ उसमें भी एक समन्वयक का पद बनाया गया ताकि वो बेहतर कोऑर्डिनेट करे, और जो नीडी कंट्री है, जो नीडी राष्ट्र है, उसको जल्दी से जल्दी सुविधा पहुंचाई जाए। तो 1994 में भी एक प्रयास किया गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो बड़े स्तर का प्रयास है वो 3 प्रयास है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन का आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर रणनीति कहते हैं, डिजास्टर मिटिगेशन पर या रिस्क मिटिगेशन पर उसकी स्ट्रेटजी है। इसके तहत 3 है, एक है जिसको हम याकोहाम कन्वेंशन कहते हैं, याकोहाम रणनीति कहेंगे, दूसरा ह्यूगो रणनीति है, और तीसरा सेंदाई रणनीति है ना। अब ये जो 3 रणनीतियां हैं, तीनों में कॉमन शब्द है जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसको आराम से समझ पाएंगे। और कई बार क्या होता है ना कि किसी भी जो डिक्लेरेशन है उसका लाइन टू लाइन पॉइंट याद रखना संभव नहीं होता है, तो अगर आपने उसके थीम को पकड़ लिया है कि ये इस थीम पर आधारित है, तो उस थीम के इर्द गिर्द आप आराम से प्रश्नों को लिख सकते हैं और वो पॉइंट मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन का ये रणनीति है ये किस पर आधारित है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर। जोखिम का अर्थ अब हम लोग समझ गए हैं कि भाई जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ है कि आपदा से जो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है और जो मानव को जान माल परिसंपत्ति या जितने प्रकार का नुकसान होता है, उस नुकसान को कैसे कम किया जाए उस पर यूनाइटेड नेशन का 3 रणनीति आया। तो याकोहाम रणनीति 1994 में अपनाया गया था और 10 वर्षीय एक रणनीति थी, तो 2004 तक के लिए वो था। 2004 में उसमें हम देखेंगे कुछ पॉइंट है वो हमें ध्यान में रखना होगा। एक सिंगल पॉइंट आपको ध्यान रहे कि जोखिम न्यूनीकरण पर है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में कहा जाए तो क्या करेंगे आप? जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्या करना होगा, वही चीज उसमें होगा कि पर्यावरण को कैसे नुकसान ना हो, जानमाल परिसंपत्ति के नुकसान को कैसे कम किया जाए, वही याकोहाम रणनीति में होगा। दूसरा, फिर याकोहाम रणनीति खत्म हुआ तो 2005 में हमने ह्यूगो रणनीति को अपनाया था। तो ह्यूगो भी एक 10 वर्षीय था और ह्यूगो रणनीति 2010-5 में हमने अपनाया तो 10 वर्षीय था, तो कब तक के लिए हो गया वो? 2014 तक के लिए या 15 तक के लिए आप कह सकते हैं। और वो भी जोखिम न्यूनीकरण पर ही आधारित है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कुछ संभव है कि याकोहाम वाला कॉमन पॉइंट होगा, कुछ हम 10 वर्षों में जो सीखा होगा उसको कुछ नए पॉइंट में हमने क्या कर लिया होगा, ऐड कर लिया होगा। और फिर जब 2014 या 15 में जोखिम पर जो हमारा ह्यूगो कन्वेंशन था ये समाप्त हुआ तो हमने एक 15 वर्षीय और रणनीति अपना लिया जिसको हम सेंदाई फ्रेमवर्क कहते हैं। तो सेंदाई फ्रेमवर्क में भी क्या होगा, कुछ तो दोनों का कॉमन होगा, कुछ जो नई चुनौतियां आई, जो कुछ नई व्यवस्थाएं, उस व्यवस्था के हिसाब से उसमें हमने क्या किया होगा, कुछ नए पॉइंट को डाला होगा कि हमें ये भी इसमें करना है।
आप दोनों चीज़ों को पैरेलल समझ लीजिए। सेंदई रणनीति जो 2015 में हमने अपनाया, तो उसी समय हमने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अपनाया था ना। पहले क्या था वो, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, पहले वो कहा जाता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के रूप में वो जाना जाता था। 2000 में अपनाया गया था, 2015 तक के लिए वो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। पहले उसमें 8 पॉइंट थे, उस 8 पॉइंट को रखते हुए 7 पॉइंट को और 8 पॉइंट को ऐड करते हुए कुछ 17 पॉइंट है ना उसमें, कुछ है ऐड करते कर उसको हमने क्या कर दिया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशन एसडीजी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब वो भी 15 वर्ष के लिए है ना, 2015 से 2030 के लिए हमारा एसडीजी भी है, और 2015 से लेकर 2030 तक के लिए हमारा क्या है, सेंदाई फ्रेमवर्क भी है। दोनों में कुछ अंतर रिलेशन तो होगा ही, क्यों उस समय अपनाया गया, ये है। अब यहाँ से उसमें पॉइंट क्या होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन एक चीज जो कॉमन चीज उभर कर यहाँ पर आया वो ये उभर कर आया कि ये जो यूनाइटेड नेशन का रणनीति है जोखिम न्यूनीकरण पर, याकोहाम में हुआ। याकोहाम कहाँ पर है, जापान में है। ह्यूगो में हुआ, ह्यूगो कहाँ पर है, जापान का ही शहर है। सेंदई में हुआ, सेंदई कहाँ पर है, जापान का ही शहर है। तो अगर इस तरह की तीनों रणनीतियां जापान के में अपनाया गया, वहां पर यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ, वो डिक्लेरेशन आया, इसका कुछ ना कुछ मैसेज तो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या मैसेज है कि जापान एशिया प्रशांत में ऐसा देश है जो आपदाओं से काफ़ी प्रभावित होता है ना। वहाँ पर जलवायु जनित आपदा भी और पार्थिव आपदाएं भी क्या होती हैं, काफ़ी अधिक आती हैं। आप पढ़े होंगे कि जापान रिंग ऑफ पैसिफिक पर अवस्थित है ना। कोई बात नहीं। तो जापान जो है सो रिंग ऑफ पैसिफिक में है ना, और रिंग ऑफ पैसिफिक में है तो वो पढ़े होंगे कि वो प्लेट के कन्वर्जेंट का मार्जिन है, जहाँ पर अर्थक्वेक, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा होती है। और प्लस वहाँ पर क्या है कि जो जलवायु जनित मौसमी आपदाएं हैं वो भी आते हैं। तो विश्व समुदाय का अगर इस तरह के तीनों कॉन्फ्रेंस जापान में हुए, तो इसका मूल मोटो यही है कि विश्व समुदाय का उन देशों की ओर ध्यान आकर्षित करना, उन्हें सहायता करने के लिए लोगों को आकर्षित करना जो इस प्रकार के आपदाओं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कई बार आप देखते हैं कुछ द्वीपीय देश अपने कैबिनेट की मीटिंग पानी के अंदर करते हैं, नहीं करते हैं। उसका मूल मकसद यही होता है कि भैया हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ, कुछ करो, नहीं तो हम कुछ दिन में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हुआ है ना। एक द्वीप जो था वो लगभग जो है सो सबमर्ज होने की स्थिति में आ चुका है। तो हमें इसको रटना नहीं है, कहानी की तरह समझना है कि अगर आपने एक स्टोरी टेलिंग के रूप में इसको समझ लिया कि हाँ क्यों जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसको एक फॉर्मेटिंग कर लें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों ज़रूरी है, फिर किस तरीके का सहयोग हुआ है, जापान में ही तीनों क्यों हुए। तो इस तरीके से अगर मन में प्रश्न उत्पन्न करके हम उसको एक स्टोरी टेलिंग के रूप में समझेंगे तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रटना है भी नहीं, क्योंकि आप एक दो, मैंने पहले दिन भी कहा था कि एक दो पेज तो है नहीं कि आप रट लेंगे, है ना। तो हमें समझ विकसित करनी होती है चीज़ों के ऊपर कि हाँ ये चीज़ें हैं तो इसमें होनी क्या चाहिए। अगर वो थोड़ा सा हम समझना शुरू कर देंगे तो बहुत सरल हो जाता है चीज़ों को लिखना। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में थोड़ा सा भूमिका, एक हेडिंग बना लीजिए या परिचय करके। पहला पॉइंट लिखिए, देखिए सभ्यता के उदय के साथ ही, सभ्यता सभ्यता के उदय के साथ ही, उदय के साथ ही मानव का, सभ्यता के उदय के साथ ही मानव का आपदाओं से, मानव का आपदाओं से किसी न किसी प्रकार, मानव का आपदाओं से किसी न किसी प्रकार संबंध अवश्य रहा है, संबंध अवश्य रहा है। संबंध अवश्य रहा है। विश्व की
उसी पॉइंट में, विश्व की कई प्राचीन संस्कृतियों या सभ्यताओं, संस्कृति मत लिखिएगा, विश्व के कई प्राचीन सभ्यताओं विश्व के कई प्राचीन सभ्यताओं के पतन में, कई प्राचीन सभ्यताओं के पतन में आपदाओं का योगदान, सभ्यताओं के पतन में आपदाओं का योगदान देखा गया है, आपदाओं का योगदान देखा गया है। दूसरा पॉइंट लिखिए, या उसी में लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस इंटरकनेक्टेड होगा तो उसी में लिख सकते हैं। देखिए, परंतु हाल के वर्षों में, परंतु हाल के वर्षों में, परंतु हाल के वर्षों में विश्व के विभिन्न भागों में, विश्व के विभिन्न भागों में, विश्व के विभिन्न भागों में मौसम जनित, मौसम जनित, मौसम जनित आपदाओं, मौसम जनित आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि होने के कारण, आवृत्ति का क्या अर्थ हो गया? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ, मैंने आने की है ना, आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण पर्यावरणीय, वृद्धि के कारण पर्यावरणीय एवं मानवीय, पर्यावरणीय एवं मानवीय क्षति, क्षति अधिक हो रही है, मानवीय क्षति अधिक हो रही है। अगला पॉइंट बना के लिखिए, देखिए क्षति अधिक हो रही है, मानवीय नुकसान अधिक हो रही है। अगला पॉइंट दूसरा, लेकिन 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, दूसरा पॉइंट इसी में, 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में मौसमी आपदाओं, पिछले 50 वर्षों में मौसमी आपदाओं, मौसमी आपदाओं की आवृत्ति में, मौसमी आपदाओं की आवृत्ति में 5 गुनी, 5 गुनी वृद्धि हुई है, 5 गुनी वृद्धि हुई है। और इसका सर्वाधिक प्रभाव, इसका सर्वाधिक प्रभाव, इसका सर्वाधिक प्रभाव उप सहारा, उप सहारा अफ्रीकी देश, उप सहारा अफ्रीकी देश, उप सहारा अफ्रीकी देश तथा इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक देशों पर देखने को मिल रहा है, इंडो पैसिफिक देशों पर देखने को मिल रहा है, इंडो पैसिफिक देशों पर देखने को मिल रहा है, उसी में एक लाइन और, देशों पर मिल रहा है। और इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है, या इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। तीसरा पॉइंट, देखिए चूंकि आपदा, चूंकि आपदा, चूंकि आपदा सतत,
सतत सामाजिक आर्थिक विकास में, चूंकि आपदा सतत सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक है, विकास में बाधक है, और आपदा प्रबंधन के लिए, और आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए तकनीकी तकनीकी वित्त यानी वित्तीय सहायता, तकनीकी वित्त, नवाचार, नवाचार, ज्ञान एवं सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान एवं सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान एवं सूचनाओं का आदान प्रदान आवश्यक है, ज्ञान एवं सूचनाओं का आदान प्रदान आवश्यक है। इसलिए ज्ञान एवं सूचनाओं का आदान प्रदान आवश्यक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। उसी में आगे बढ़ के लिखेंगे, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, इसी को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अब तक, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रयास हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रयास हुए हैं, निम्न प्रयास हुए हैं। तो डैश देके पहला लिखेंगे 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा, 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपदा राहत, आपदा राहत कार्यालय, आपदा राहत कार्यालय एवं आपदा राहत समन्वयक कोऑर्डिनेटर, आपदा राहत समन्वयक को स्थापित किया गया या बनाया गया, समन्वयक को स्थापित किया गया या बनाया गया। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक हो गया इंस्टीट्यूट टाइप का आपदा राहत कार्यालय यानी ऑफिस हो गया, और एक क्या हो गया आपदा राहत समन्वयक, यानी इस कार्यालय के एक हेड के रूप में जो आपदा प्रभावित देशों के साथ क्या करेगा, नॉर्मल समय में कोऑर्डिनेट करेगा। दूसरा 1990 के दशक को, 1990 के दशक को आपदा न्यूनीकरण के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। फिर तीसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए 1994 में, 1994 में आकस्मिक आपदा, 1994 में आकस्मिक आपदा के समय, आकस्मिक आपदा के समय प्रभावित देश को, आकस्मिक आपदा के समय
प्रभावित देश को सहायता पहुंचाने के लिए आपदा समन्वयक आपदा समन्वयक आपदा समन्वयक पद को स्थापित किया गया या सृजित किया गया। आपदा समन्वयक पद को सृजित किया गया, स्थापित किया गया। चौथा पॉइंट लिखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अब तक तीन यूएन रणनीति को अपनाया गया है। अब तक 3 यूएन रणनीति को अपनाया गया है। उसी में एक लाइन आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ये तीनों ही रणनीतियां जापान में अपनाए गए। ये तीनों ही रणनीतियां जापान में अपनाए गए। तो जैसे हम लिख रहे हैं ना, वैसे ही फॉर्मेटिंग बना लेंगे। साइड में डैश देके और 20 पेज में लिखेंगे यूएन जोखिम न्यूनीकरण, उसी का पार्ट है न्यूनीकरण रणनीति, है ना। तीनों एक पेज में रहेगा तो तुलना हम कर पाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। एक हो जाएगा जिसको हम कहते हैं याकोहाम रणनीति, है ना। याकोहाम रणनीति है, ये हमने अपनाया था 1994 में, और ये था हमारा 2004 तक के लिए। इसके बाद हमने दूसरा यूनाइटेड रणनीति अपनाया जिसको हम कहते हैं ह्यूगो रणनीति। तो ह्यूगो रणनीति जो है, ये भी हमने अपनाया था 2005 से 2015 तक के लिए। ये भी एक 10 वर्षीय रणनीति है। और तीसरा जो अभी हमारा चल रहा है उसको हम कहते हैं सेंदाई रणनीति, है ना। सेंदाई रणनीति कहते हैं, सेंदाई रणनीति। तो जो सेंदाई रणनीति है, ये हमारा 2015 से लेके 2030 तक के लिए है। तो इसका अर्थ है कि जो सेंदाई रणनीति है, ये 15 वर्षीय रणनीति है। 15 वर्षीय रणनीति है। इसी तरीके से जो ह्यूगो रणनीति है, वो भी क्या था, एक 10 वर्षीय रणनीति। और जो हमारा याकोहाम रणनीति था, ये भी क्या था, एक 10 वर्षीय रणनीति था। 10 वर्षीय रणनीति। लिख लिया है इसको। अब अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तीनों रणनीतियां किस पर आधारित है, एक सिंगल हैंडेड शब्द है जिसको आप ध्यान रखेंगे कि ये रिस्क जो आपदा का होता है, उस रिस्क को कम करने पर यूनाइटेड नेशन की रणनीतियां हैं।
अब रिस्क किसी भी आपदा के समय हम पढ़े हैं कि दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो पर्यावरणीय रिस्क है या फिर क्या है, मानवीय रिस्क है। अब इस रिस्क को कम करने के लिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट होगा। तो एक चीज़ तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो कुछ पॉइंट होगा वो इसमें भी कुछ कॉमन उभर कर आएगा, और इन दोनों का जो कुछ कॉमन पॉइंट होगा वो यहाँ पर उभर कर आएगा। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो इसमें रहे होंगे, तो इसमें कुछ नया एक दो पॉइंट आएगा, और संभव है कि इन दोनों में से कुछ होगा तो कुछ नया पॉइंट यहाँ पर उभर कर सामने आ जाएगा। एक बार प्रश्न पूछा है, इसको दोनों को ध्यान में इसलिए रखना है कि अगर आपके पास वो पीडीएफ होगा उसमें देखेंगे क्वेश्चन पूछा है कि 2000 या सेंधई रणनीति से पहले और सेंधई रणनीति के बाद भारत में आपदा प्रबंधन में क्या प्रगति हुई है। तो ये तो जब हम भारत की पॉलिसी को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2015 से पहले हमने क्या काम किया और 2015 के बाद अब तक हमने क्या प्रगति की है। दूसरा उस प्रश्न का टेल पार्ट था कि सेंधई रणनीति जो है अपने ह्यूगो रणनीति से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार भिन्न है। तो इसका अर्थ है कि इस पॉइंट के इस क्वेश्चन के दूसरे सेगमेंट में मांग है कि आप वो बताइए कि सेंधई रणनीति में वो क्या है जो ह्यूगो में शामिल नहीं था, वो किस रूप में अलग है। तो कुछ कॉमन पॉइंट होगा। क्या हम ये सोच सकते हैं कि जोखिम न्यूनीकरण के लिए सबसे पहला जरूरी क्या है कि आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए, है ना। अगर आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली हम विकसित कर लेते हैं और समय से लोगों को, जो प्रभावित होने वाले समुदाय हैं, उनको सूचनाएं मिल जाए तो उस जोखिम को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो हम देखेंगे तीनों में एक कॉमन पॉइंट होगा कि हमें आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करनी है और प्रभावित लोगों तक हमें उस सूचना को सही समय पर क्या करना है, पहुंचाना भी है। दूसरा उसमें जो तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो हम अभी आपको बता दे रहे हैं। दूसरा हम उसमें देखेंगे कि चाहे वो ह्यूगो रणनीति हो, चाहे वो सेंधई हो या क्वाम, तीनों में सामुदायिक जागरूकता और सामुदायिक आपदा प्रबंधन पर फोकस किया गया है कि अगर हम कम्युनिटी को जागरूक कर पाएंगे, कम्युनिटी को हम बेहतर कर पाएंगे, उसके बीच अगर आपदा प्रबंधन का अप्रोच है तो जोखिम या क्षति या नुकसान हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तीनों में हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा कि अगर आपदा जोखिम हमें कम करना है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा, एक ग्लोबल ढांचा हमें तैयार करना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि आपदाओं के समय हम बेहतर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सके और सहायता आसानी से उपलब्ध करा सके। ये तीनों पॉइंट तो तीनों में हमें कॉमन देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें कुछ जो है एक दो पॉइंट हमें नया देखने को मिलेगा। पहली बार ह्यूगो रणनीति में कहा गया कि हमें आपदा लचीली संस्कृति का निर्माण करना है, आपदा प्रतिरोधी संस्कृति का हमें निर्माण करना है। तो वो पॉइंट इसमें भी रखा गया कि आपदा लचीली आपदा प्रतिरोधी संस्कृति का हमें निर्माण करना है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, कुछ नई नई दो चार पॉइंटें हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो तीनों का अगर हम कॉमन पॉइंट ध्यान में रखें तो वो जब भी मान लीजिए अंतर करने के लिए कहेगा तो अंतर या तुलना दो शीर्षक के सहारे हो सकता है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है ना। तो समानता के बिंदु हो गए और दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस के बिंदु क्या है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होता है कि एक फ्रेम बन जाता है कि इस मामले में ये सिमिलर था और इस मामले में ये क्या एक दूसरे से अलग है ना। तो इसमें आप लिखिए नीचे में पहला पॉइंट पहला पॉइंट इसमें लिखिए, लिखिए आपदा पूर्व या कोहाम में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना और प्रभावित लोगों को चेतावनी प्रणाली विकसित करना और प्रभावित लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध कराना, और प्रभावित लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध करा सूचना उपलब्ध कराना। इसी के नीचे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे जो याकोहाम रणनीति है,
समुदाय की जागरूकता, समुदाय की जागरूकता, दूसरा पॉइंट इसी के नीचे, अभी इसमें नहीं आएंगे, आप इसी में रहेंगे, जब चेंज करना होगा हम बोल देंगे। देखिए, समुदाय की जागरूकता एवं समुदाय आधारित, समुदाय की जागरूकता एवं समुदाय आधारित, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, तीसरा पॉइंट इसी के नीचे में, तीसरा लिखिए, आपदा जोखिम का आकलन, आपदा जोखिम का आकलन, आपदा जोखिम का आकलन और जोखिम निवारण का उपाय करना, आपदा जोखिम का आकलन और जोखिम निवारण का उपाय करना, जोखिम निवारण का उपाय करना, चौथा सुभेद्य समुदाय की पहचान करना, सुभेद्य समुदाय की पहचान करना, सुभेद्यता का अर्थ हम लोग जानते हैं ना, जो कमजोर वर्ग है, सोसाइटी का कमजोर है, पुअर वर्ग है, सुभेद्य समुदाय की पहचान करना, पांचवा गरीबी निवारण को या गरीबी निवारण को, गरीबी निवारण को प्राथमिकता में लाना, गरीबी निवारण को प्राथमिकता में लाना, है ना। ह्यूगो की तरफ आ जाएंगे और ह्यूगो में लिखेंगे पहला पॉइंट हम संक्षिप्त कर लेते हैं ना, अर्थ क्लियर रहेगा लेकिन संक्षिप्त कर लेते हैं हम। लिखिए, याकोहाम रणनीति के, याकोहाम रणनीति के, याकोहाम रणनीति के प्रथम 4 बिंदु, याकोहाम रणनीति के प्रथम 4 बिंदु, तो प्रथम 4 कौन से हैं इसमें, अब ये तो क्लियर हो गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याकोहाम रणनीति के प्रथम 4 बिंदु ह्यूगो में भी शामिल हैं, ह्यूगो में भी शामिल है, ह्यूगो में भी शामिल है, ह्यूगो में भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा इसमें, ह्यूगो में भी शामिल है, इसके अलावा इसमें, इसके अलावा इसमें 2 नए आयाम को शामिल किया गया, इसके अलावा इसमें 2 नए आयाम को शामिल किया गया, 2 नए आयाम को शामिल किया गया, डैश देके, पहला आपदा लचीली, आपदा लचीली संस्कृति का निर्माण करना, आपदा लचीली संस्कृति का निर्माण करना, आपदा लचीली संस्कृति का निर्माण करना। तो आपदा लचीली संस्कृति क्या है, कल इस पर हम लोग चर्चा किए थे ना। और दूसरा लिखेंगे त्वरित, त्वरित, त्वरित अनुक्रिया को विकसित करना, त्वरित अनुक्रिया को विकसित करना। त्वरित अनुक्रिया का क्या अर्थ हुआ, क्विक रिस्पॉन्स, कि आपदा घटित होने के बाद कितना जल्दी हम रिस्पॉन्स कर लेते हैं, है ना। तो अगर रिस्पॉन्स जल्दी होगा तो जोखिम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कहीं पर भूकंप हुआ, कोई आपदा आई और वहाँ पर आप सरकार का जो प्रयास था बहुत जल्दी पहुँच गया, आपने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर दिया, तो जानमाल की क्षति या नुकसान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कई बार आप देखते होंगे कि जब किसी का हृदय प्रत्यारोपण करना होता है या कुछ, तो उसको बहुत जल्दी ले जाना होता है, तो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाए, जयपुर से दिल्ली तक का कर दिया जाता है ग्रीन कॉरिडोर, की जो जयपुर और दिल्ली की दूरी नॉर्मल आप 5 घंटे में तय करेंगे, वो 1.5-2 घंटे में तय कर ली जाती है। तो क्विक रिस्पॉन्स का अर्थ यही है कि अगर आप बेहतर रिस्पॉन्स करेंगे, जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, तो आपदा से जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे
तुर्की के सीरिया में जब भूकंप आया था 2 साल पहले, तो आपने देखा कि भारत सरकार ने अपनी एक टीम भेजी थी एनडीआरएफ की। उस समय हालांकि तुर्की का जो राष्ट्रपति हैं वो तो भारत खिलाफ के जहर ही उगल रहे थे, लेकिन फिर भी भारत ने एक एनडीआरएफ की टीमें भेजी, क्योंकि वहाँ पर मलबे में काफ़ी लंबे समय तक लोग दबे रहे थे। कारण था कि तुर्की के पास ना तो वो उपकरण ना ह्यूमन रिसोर्स के उस पर वो काम करे, तो भारत और विश्व के अन्य देशों ने वहाँ पर अपनी टीमें भेजी, और बाद में काफ़ी लंबे 2 दिन 4 दिनों तक मलबे में दबे रहने के बाद कुछ लोग जीवित भी निकले थे वहाँ पे। अगर वो रिस्पांस और पहले होता, तकनीकी बेहतर होता, साधन बेहतर होता, तो शायद और कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। तो तुरंत अनुक्रिया का अर्थ यही होता है कि आप बेहतर रिस्पांस करें, और बेहतर रिस्पांस करने के लिए क्या करना होगा, तैयारी पहले से करके रखना होगा। अगर आपने पहले से प्लान तैयार करके रखा है किस तरह से घटनाएं होंगी, तो हमें इस तरीके से रिस्पांस व्यक्त करना है। तो ये रिस्पांस अचानक नहीं होता है, ये होगा कि आप पहले से प्लान करके रखे हुए हैं। तो इसमें 2 अलग पॉइंट आ गए, तो इसलिए हमने एक लाइन तो वो ले लिया कि भाई इसमें वो पॉइंट शामिल है जो याकोहाम में था, बट 2 एक्स्ट्रा पॉइंट को इसमें शामिल किया गया। सेंदई रणनीति में आ जाएंगे, इसमें पहला लिखेंगे लिखिए इसमें भी, सेंदई रणनीति में लिखिए इसमें भी याकोहाम रणनीति के, इसमें भी याकोहाम रणनीति के प्रथम 4 बिंदुओं को रखा गया। याकोहाम रणनीति के प्रथम 4 बिंदुओं को रखा गया, प्रथम 4 बिंदुओं को रखा गया। इसके अलावा प्रथम 4 बिंदुओं को रखा गया, इसके अलावा सेंदई फ्रेमवर्क में या सेंदई रणनीति में, इसके अलावा सेंदई रणनीति में, इसके अलावा सेंदई रणनीति में निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया। सेंदई रणनीति में निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया, निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया। तो डैश देके पहला लिखेंगे, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास करना। अब क्षमता विकास क्या, ये तो हम लोग कल किए थे ना। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास करना। दूसरा पॉइंट लिखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में या आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना। तो निवेश बढ़ाने की बात कहाँ पर हो रही है, जोखिम कम करने के, है ना। तो निवेश कहाँ से आएगा, तो तीसरा पॉइंट का कुछ कनेक्शन बन रहा है यहाँ से कि निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठन को अब लाइए निवेश आकर्षित करने के लिए, है ना। तो तीसरा, निवेश बढ़ाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र, निवेश बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र और एनजीओ की भूमिका को बढ़ाना, निजी क्षेत्र और एनजीओ की भूमिका को बढ़ाना, निजी क्षेत्र और एनजीओ की भूमिका को बढ़ाना। चौथा, पुनर्वास कार्यों में, पुनर्वास कार्यों में, पुनर्वास कार्यों में बेहतर निर्माण, पुनर्वास कार्यों में बेहतर निर्माण। और पांचवा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक ढांचे का, ग्लोबल ढांचा, वैश्विक ढांचे का निर्माण, ढांचे का निर्माण करना, है ना। तो अर्थ क्लियर हो गया कि ह्यूगो से ये कैसे अलग है। पहले 4 पॉइंट दोनों में क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर है।
और सिमिलर होने के साथ साथ ये क्या है, कुछ अपने में एक्स्ट्रा चीज़ों को भी लिए हुए है। और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो ये 5 पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक क्या बात की जा रही है इसमें कि हमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास करना है। क्षमता विकास का क्या अर्थ है, हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई समाज, कोई संगठन है, भविष्य को ध्यान में रखकर अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करता है, जो आपकी वनरेबिलिटी है, अगर आप उसको रिड्यूस करने का कार्य करते हैं तो वो क्या है, क्षमता विकास है। तो इसमें यही कहा गया कि अगर हम आपदा जोखिम कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, क्षमता। क्षमता विकास के लिए देखो, सब पॉइंट को अगर आप लिंक करेंगे ना तो लिंक होते जाएगा। कल हमने पढ़ा था ना कि क्षमता विकास के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है, प्रौद्योगिकी का होना जरूरी है, पूंजी का होना जरूरी है। तो फिर अब क्षमता विकास करेंगे, इसके लिए इसमें क्या कहा गया कि आप निवेश बढ़ाइए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्या करना होगा, निवेश करना होगा। अब निवेश कहाँ से आ सकता है, दो ही तरफ से, सरकारों की तरफ से आ सकते हैं या फिर आपको इसमें निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र के पास पूंजी भी होता है, तकनीकी भी होता है, तो आप उसको जितना इस क्षेत्र में ले आएंगे उतना निवेश आप आकर्षित कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें कहा गया कि निजी क्षेत्र और एनजीओ को आप लाइए। पुनर्वास कार्यों में बेहतर निर्माण, ये तीसरा चरण है ना, पुनर्वास कार्य। तो पुनर्वास कार्य में अगर हम जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बिल्डिंग गिरा और आपदा के कारण बिल्डिंग गिर गई, अब पुनर्वास कार्य हो रहा है। पुनर्वास कार्य में हमने बिल्डिंग को खूब अच्छा बना दिया, उसका कंस्ट्रक्शन डिजाइन खूब मजबूत कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर अब आगे भूकंप आएगा भी तो वो बिल्डिंग जल्दी गिरेगा नहीं, और नहीं गिरा तो हमारा जोखिम या क्षति या नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पुनर्वास कार्य में अगर हम खूब अच्छा बेहतर निर्माण करते हैं तो फिर हम अपने जोखिम को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए हमें क्या करना है, ग्लोबल ढांचे फ्रेमवर्क को निर्माण करना है। तो ये सिमिलर भी, और 5 मामलों में ये क्या था, युगों से या कोहाम से अंतर भी है इसमें, है ना। तो प्रश्न जब भी इंटरनेशनल प्रयासों में आएगा ना, अभी तक जो भी प्रश्न आए हैं इसी से जोड़ कर आए। 2024 वाला क्वेश्चन है किसी के पास, कल जो उसमें भी था शायद कुछ सेंदई फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ, आपके मोबाइल में है तो निकालिए जरा। शास्त्री जी के पास। देखिए 24 वाला एक लास्ट पेज में होगा प्रश्न जो हमने शेयर किया था, उसमें है इस पर कुछ प्रश्न। एक तो सबसे पहले आपको हार्ड कॉपी उसका निकाल लेना चाहिए। पैसा नहीं है क्वेश्चन नहीं है 24 में, क्या है अब हमें तो हमें ही पकड़ा दीजिए, है प्रश्न इस पर। अब आपका बंद हो गया तकनीकी, ये घूम भी रहा है तकनीकी आपका, हमें भी घुमा देगा। देखिए यहाँ पे 2024 में क्वेश्चन था जिसका एक पाठ कुछ हमने कल कराया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रतिरोध क्या है, ये तो अब हम लिख सकते हैं ना। उस प्रश्न का दूसरा पार्ट है इसे कैसे निर्धारित किया जाएगा। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो हमें बता दीजिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, हम करा देंगे। फिर है इसमें कि एक प्रतिरोधी ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए, तीसरा पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। चौथा पार्ट है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदई फ्रेमवर्क के वैश्विक लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो है इसमें सेंदई फ्रेमवर्क का कुछ है ना, यही पॉइंट लास्ट चौथे पार्ट में इस प्रश्न के यही आने थे, जो 7-8 पॉइंट आपने लिखे हैं कि सेंदई फ्रेमवर्क जो 2015 से 2030 तक के लिए एक 15 वर्षीय रणनीति है, इसमें इन चीज़ों पर फोकस किया गया है। एक इस पर भी क्वेश्चन था। तो सेंदई फ्रेमवर्क चूंकि ये कंटिन्यू है तो इसलिए आपसे ये पूछे जाएंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और है, अभी पढ़ के सुना देते हैं, जब आप जाएंगे तो फिर। हाँ देखो ये क्वेश्चन है भारत में नहीं, अब 24 से थोड़ा संदेह रणनीति वाले में हम आ गए हैं। आप ऊपर के पेज में जाइए और देखिए उसमें होगा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप हस्ताक्षर करने से पूर्व, तो 2015 में हुआ, इसका कहता है कि इससे पहले और उसके पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो एक तो प्रश्न में डिमांड है कि
भारत सरकार ने 2015 से पहले क्या किए थे और 2015 से बाद अब तक क्या किए हैं। पर उस प्रश्न का दूसरा पार्ट है, यह प्रारूप का अर्थ हो गया सेंदई प्रारूप, यह प्रारूप ह्यूगो कार्रवाई से किस प्रकार अलग है। तो है कुछ अलग ह्यूगो कार्रवाई से। तो सेकंड पार्ट में यही जो लास्ट में है ना, वो 5 पॉइंट आ जाएगा कि पहला तो कुछ हो जाएगा कि दोनों में कुछ सिमिलर बिंदु है, इसके अलावा जो सेंदई फ्रेमवर्क है इन रूपों में ह्यूगो से अलग है। इसको ध्यान में रखना होगा। इससे आगे भी, चूंकि ये 2030 तक है, तो आगे भी इससे प्रश्न इंटरलिंक करके आपसे पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार अब तक क्या प्रयास की है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पढ़ रहे हैं, तो उस पर हम आएंगे। एक पॉइंट रहता तो हम बता देते, उस पर तो बहुत लंबी क्लास चलेगी, एक दिन की क्लास कम से। भैया अपना तकनीकी पकड़िए। हाँ, बढ़े आगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अगला लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अगला लिखिए, आपदा प्रबंधन पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में ही अगला पॉइंट हो जाएगा, है ना। आपदा प्रबंधन पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये हुआ था 2016 में और इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में, है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, आप अभी कह रहे थे कि भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो क्या 2015 के बाद के भारत सरकार के प्रयासों में ये पॉइंट आ जाएगा, आएगा ना, कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय या एशियाई स्तर का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजन किया। उसके कुछ बातों को आपको याद रखना है, उसको उसमें लिखना है। जो एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जैसे हमने कहा, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर जो 4-5 क्रंच पॉइंट होगा उसको लिख लीजिएगा। तो भारत के प्रयासों से हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, और इसमें 3 डिक्लेरेशन नॉर्मली, या 3 शीर्षक के सहारे इसमें डिक्लेरेशन आए थे। नॉर्मली होता क्या है कि आप देखते होंगे कहीं पर जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है किसी भी चीज़ पर, तो वो जहाँ पर शहर होता है उसी के नाम से वो डिक्लेरेशन जाना जाता है। जैसे आपने देखा, याकोहाम में हुआ याकोहाम रणनीति, ह्यूगो में हुआ ह्यूगो रणनीति, सेंदई में हुआ सेंदई रणनीति। या इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन पर आप सम्मेलन पढ़ते होंगे, तो पेरिस डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है, इस तरीके से डिक्लेरेशन आते रहते हैं। तो इस एशियाई सम्मेलन में ये भी जो सम्मेलन था 2 मुख्य बिंदुओं पर आयोजित था। एक था कि एशियाई स्तर पर हम किस तरीके से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा था कि हम जोखिम कम करने के लिए क्या कुछ उपाय हमें करना चाहिए। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होंगे, वो रेलिवेंसी क्या है आपको बता देंगे। तो इसमें जो डिक्लेरेशन आया, एक आया इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र करके, उसमें 1-2 पॉइंट है। दूसरा इसमें आया एक क्षेत्रीय सहयोग का डिक्लेरेशन करके, क्षेत्रीय स्तर पर क्या हुआ, इसमें क्या करना चाहिए हमें। और तीसरा, इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें बताई कि हमें क्या करना चाहिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हमें सहयोग के लिए क्या करना चाहिए। तो उस समय 2016 में है, ये केंद्र में सरकार बदल चुकी थी। हाँ देखो, हाँ। तो ये जहाँ भी जाएंगे आपके लिए प्रश्न बना के जाएंगे, ये तय रखना है। तो इन्होंने उस सम्मेलन में जो बातें कही उसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री की 10 सूत्रीय घोषणा कहते हैं। इसका अर्थ है कि 10 पॉइंट उन्होंने बताया। अब 10 तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, अगर 2-4-5 पॉइंट उसमें याद रह जाए तो वो सबसे बेहतर होता है। देखो एक चीज़ है, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, तो अब कोई प्रधानमंत्री क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, मूल देखने के तरीके अपने अपने होते हैं, है ना। एक बॉलीवुड का, शायद मैं मूवी भूल रहा हूँ, राजकुमार और दिलीप कुमार का डायलॉग है। तो राजकुमार कहता है कि गिलास आधा खाली है, दिलीप कुमार कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। दोनों सही अपने अपने जगह पर, दृष्टिकोण का फर्क है। एक में थोड़ा सा निगेटिविटी ज़्यादा है, वो खाली देख रहा है,
एक में पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि खाली को भी भरे हुए रूप में देख रहा है। फर्क किसी का होता है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। तो जब जो व्यक्ति हो उसका मान सम्मान करना चाहिए। ये जब मनमोहन सिंह थे तो उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। आज ये है, अब हर एक एक देश का प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूरा नहीं कर सकता है। 140 करोड़ व्यक्ति की उसके हिसाब से अगर कोई चलेगा, आप अपने परिवार में 10 लोग रहते हैं, 10 की इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा परिवार लेके चल रहा है, वो कहेगा कि तुम ये मत करो वो करे, वो कहेगा तुम ये मत करो वो करे। उसको तो देखना होता है कि एक परिवार को कैसे लेकर चलना है आगे। तो इसलिए परिस्थितियां अलग होती हैं, चुनौतियां अलग होती हैं। मैं यही कहूँगा कि आप स्टूडेंट हैं, आपको सिविल सर्वे बनने हैं, आलोचना कम कीजिए, समालोचक बनिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। बुराइयां किस में नहीं होती है? सब में होता है। कोई इंसान ऐसा बता दीजिए कि वो होगा। आप देखो ट्रम्प और जेलेंस्की में हुआ ना झड़प, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जेलेंस्की जो है अपने राष्ट्र के लिए एक जो है सो सोल्जर के राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है उसको, हम आप जो भी कह लीजिए, लेकिन अपने देश के लिए वो क्या है? एक फाइटर राष्ट्रपति है जिसने आज तक रूस जैसे देश के सामने घुटने नहीं टेका है। तो बस यही होता है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। आज से यही 3 महीने पहले विराट कोहली की लोग खूब आलोचना करते थे, इसको हटाओ ये हटाओ, है ना? लेकिन वो क्या है चैंपियंस ट्रॉफी में पता चल गया, है ना? और ये भी तय है कि फाइनल जीतना तो उसी के दम पर जीतेंगे आप, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। 2 ही व्यक्ति है जो फाइनल जिता सकता है। तो इसलिए बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, है ना? कि आप कह देते कि वो हटा दे, आप उसको देखिए तो वो क्या कर सकता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपको सिविल सेवक बनना है, प्रशासन में जाना है, तो आपको कभी भी अपने अंदर में किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी संप्रदाय को लेकर कोई विद्वेष लेकर नहीं जाना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता है कि आप मन में पहले ही से चल के चलेंगे इसके लिए काम करना है, इसके लिए नहीं काम करना है। कई बार ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में दिख भी जाती है, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि आपके अंदर समावेशी सोच है या फिर, तो वो जैसे ही दिखेगा वो हो गया, आपको बाहर कर देंगे, नहीं अभी ये प्रशासन में जाने लायक नहीं है। तो अपने सोच को समावेशी बनाइए, चीज़ों को भरा हुआ देखने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति में सब में कमियां होती हैं, बट उस बुराई में अच्छाई को खोजने वाला ही अच्छा इंसान माना जाता है। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। जब मनमोहन सिंह थे तब भी हम लोग उनका सम्मान करते थे। आज भी जब भारत के विकास की बात होगी तो किसी भी देश का ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है। इस देश के विकास में ना तो जवाहरलाल नेहरू के योगदान को नकारा जा सकता है, न लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को नकारा जा सकता है, न इंदिरा के योगदान को नकारा जा सकता है, किसी के योगदान को नहीं नकारा जा सकता। फर्क यही है कि जिसके समय जैसी चुनौतियां थी वैसे वो काम करते गए। आज चुनौतियां अलग है, काम अलग तरीके से किए जा रहे हैं ना, बस यही होता है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो उसमें देखिए प्रधानमंत्री इसी पर चले गए थे। तो प्रधानमंत्री जी की इसमें 10 सूत्रीय घोषणा यानी 10 पॉइंट का उन्होंने उल्लेख किया कि हमें आपदा जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए और हमें किस तरीके से सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। नीचे से ही ऊपर चलते हैं। पहला जो प्रधानमंत्री जी का कहना था इसमें कि हमें आपदाओं से सबक लेकर समय नहीं गंवाना चाहिए। ये आपके ऊपर फिट बैठता है। कई बार क्या होता है कि किसी का रिजल्ट एक खराब हो गया है ना, प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, अब उसमें पड़े हुए हैं कि मेरा नहीं हुआ। आप पढ़िए मत उसमें, आप ये देखिए कि उस अटेम्प्ट में कमी क्या रह गई थी और उस कमी को दूर करते हुए आप सीधे आगे बढ़ते जाइए। अब उस कमी को आप पकड़े हुए हैं और फिर जो है सो आप जो है सो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो एग्ज़ाम आप देखेंगे कि पता नहीं आप लोग करते होंगे नहीं, हम लोग जब प्रीलिम्स देते थे या मेंस भी देते थे तो जिस वो क्वेश्चन कई बार निकलता था। जैसे प्रीलिम्स दिया तो 4-5 दिन तो वो टेबल पर ही रहता था, हम लोग सारा आंसर मिलाते थे, अपने से किताब खोजते थे और एक वो 4-5 दिन का दौर होता था जिसमें पूरी किताब एक बार पढ़ाई हो जाती थी। क्योंकि उस समय आज के समय का तो टूल्स टेक्नोलॉजी था नहीं, तो हम लोग 10 किताब निकालते थे, उससे यूपीएससी का आंसर बनाते थे कि हाँ ये इसका उत्तर होगा। फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी वो प्रश्न निकलता था कि क्या किया था कि रिजल्ट आया। किसी का नहीं हुआ तो भी प्रश्न निकलेगा क्या हुआ कि रिजल्ट नहीं हुआ, तो उस दिन भी प्रश्न निकलता था। मेंस में भी यही होता था, मेंस का रिजल्ट आया
सारा प्रश्न निकलेगा कि क्या आपने किया था कि मेंस हुआ, क्या नहीं किया जिसके कारण मेंस नहीं हुआ। जब तक आप मूल्यांकन की पद्धतियों से नहीं गुजरेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे, आपका ना तो पीटी में स्कोर बढ़ेगा ना मेंस में स्कोर बढ़ेगा, ये तय है। आप टेस्ट दे के, आप यदि ये सोचते होंगे कि हमने टेस्ट दे दिया हमारा काम हो गया तो मैं लिख देता हूँ कि आपका स्कोर वहीं रह जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा वो स्कोर आपका। और कई लोगों को हो रहे होंगे कि जाते होंगे मेंटोर के पास शिकायत रहे कि सर हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो देख नहीं रहे होंगे कि स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है उनका। आप टेस्ट दे के छोड़ देते होंगे, बट होना चाहिए कि जब आप टेस्ट दिए, आंसर शीट मिला, आप उसका एनालिसिस कीजिए कि जो प्रश्न गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, उस क्यों को ढूंढिए और उस क्यों पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। 2-3 टेस्ट के बाद आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक आप उस एनालिसिस के प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, चाहे वो पीटी हो मेंस हो, आपका स्कोर वहीं का वहीं रहना तय है। तो ये एक प्रक्रिया है इसमें। तो इसलिए प्रधानमंत्री ये कहना था कि भाई आपको आपदा से सबक लीजिए और सबक से लेकर आगे बढ़ जाइए, समय को बर्बाद मत कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें आपदा जोखिम कम करना है तो हमें इसके लिए शोध कार्य को बढ़ावा देना होगा। और शोध कार्य करने के लिए तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि देखो सबका एक दूसरे से लिंक है कि अगर हम शोध कार्य करेंगे तो हमें एशियाई स्तर के एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिसमें शोध कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। फिर चौथा उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम या आपदा जोखिम न्यूनीकरण में हमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, समुदाय की मजबूती से लेके उनको नेतृत्वकर्ता तक के रूप में उन्हें स्थापित करना है हमें। फिर उन्होंने कहा कि जो हमें आपदा जोखिम कम करना है तो हमें क्या करना होगा, क्षेत्रीय स्तर का सहयोग बढ़ाना होगा। हर एक राष्ट्र को उन्होंने कहा कि जो भी एशियाई देश हैं, हर एक राष्ट्र को अपने विकास की नीति में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना चाहिए। आप राष्ट्रीय स्तर का नीति बनाइए और राष्ट्रीय स्तर की नीति के साथ साथ आप उस नीति में ये देखिए कि आप अपने पड़ोसी, अपने क्षेत्रीय देशों को किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 9-10 पॉइंट बताया था जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री की 10 सूत्रीय घोषणा के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न अगर अलग से आ जाए एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन पर तो हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि भारत के प्रयास पूछे जाएंगे, तो भारत के प्रयासों में हमें इसको इतना लंबा नहीं खींचना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आज का जो मेंस का आप देखते होंगे, कई बार कोशिश आपको करना चाहिए, कुछ टॉपर सबके कॉपी जरूर देखा कीजिए कि वो लोग कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मेट को ध्यान रखिए। अब मान लीजिए भारत के प्रयासों में एक व्यक्ति ने एशियाई सम्मेलन को ही लंबा खींच दिया तो एक पॉइंट लिखा ना वो, लेकिन भारत के प्रयासों को 2015 से लेकर 2024 तक ला दिया और उसने 6-7 पॉइंट लिख दिया। तो नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना किसको रहेगी, जिसने 6-7 पॉइंट लिखा है उसको, क्योंकि अगर आधा आधा नंबर भी एक पॉइंट पर दिया तो 4 नंबर उसको मिलना चाहिए। और अगर एक पॉइंट पर 1 नंबर है तो एशियाई मंत्री स्तरीय लिखने वाले को 1 से 1.5 नंबर मिलेगा। तो आप प्रश्न के डिमांड को बहुत मायने रखता है समझना, और उसका अनुरूप लिखना जो है वो बहुत मायने रखता है। इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे आपदा प्रबंधन पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में। लिखिए इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में 3 प्रकार की घोषणाएं इस सम्मेलन में 3 प्रकार की घोषणाएं 3 प्रकार की घोषणाएं उभर कर सामने आई। 3 प्रकार की घोषणाएं उभर कर सामने आई। 3 प्रकार की घोषणाएं उभर कर सामने आई। तो डैश दे के पहला लिखेंगे एशियाई एशियाई देशों में एशियाई देशों में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए नई दिल्ली घोषणा पत्र नई दिल्ली घोषणा पत्र। दूसरा क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्रीय सहयोग पर घोषणा पत्र क्षेत्रीय सहयोग पर घोषणा पत्र। अच्छा ये बताइए पहला और दूसरे पॉइंट में क्या अंतर है।
तो पहला आप जो है ना पूरे ऑल ओवर एशिया का हो गया, और क्षेत्रीय स्तर का हम लेंगे, जैसे भारत का हो तो एशिया, आसियान के स्तर पर, या दक्षेश के स्तर पर, या बिम्स्टेक के स्तर पर, इस तरीके से इसकी बात है ना। और तीसरा, प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री की 10 सूत्रीय, 10 सूत्रीय घोषणा पत्र, 10 सूत्रीय घोषणा पत्र। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसमें एक दो पॉइंट सुशोभित करेंगे। लिखिए, पहला, आपदा से सबक लेकर, पहला पॉइंट, आपदा से सबक लेकर, आपदा से सबक लेकर समय बर्बाद नहीं करना, आपदा से सबक लेकर समय बर्बाद नहीं करना, आपदा से सबक लेकर समय बर्बाद नहीं करना। दूसरा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए शोध कार्य को बढ़ावा देना, शोध कार्य को बढ़ावा देना, शोध कार्य को बढ़ावा देना। तीसरा, इसी में तीसरा पॉइंट लिखिए, शोध कार्य के लिए, शोध कार्य के लिए, शोध कार्य के लिए विश्वविद्यालयों, शोध कार्य के लिए विश्वविद्यालयों का नेटवर्क तैयार करना, विश्वविद्यालयों का नेटवर्क तैयार करना, विश्वविद्यालयों का नेटवर्क तैयार करना। चौथा, लिखिए, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना, तथा उन्हें नेतृत्वकर्ता, तथा उन्हें नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना, नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना। फिर अगला पॉइंट देखिए, विकास कार्यों में, विकास कार्यों में, विकास कार्यों में जोखिम न्यूनीकरण, विकास कार्यों में जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना, विकास कार्यों में जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना। फिर अगला पॉइंट लिखिए, सोशल मीडिया और, सोशल मीडिया और अन्य संचार साधनों का, सोशल मीडिया और अन्य संचार साधनों का उपयोग करना, सोशल मीडिया और अन्य संचार साधनों का उपयोग करना। तो लिखेंगे, समुदाय आधारित, समुदाय आधारित, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना। तो ये हो गया एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन, है ना। 10 लिखना कोई जरूरी है? 10 लिखना जरूरी है? 7 भी आप एग्जाम में लिख देंगे ना तो काफी है। अच्छा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिखिए, आकस्मिक आपदा के समय, आकस्मिक आपदा के समय, अगला, आकस्मिक आपदा के समय
आकस्मिक आपदा के समय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में, आकस्मिक आपदा के समय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सामंजस्य को स्थापित करना, सामंजस्य को स्थापित करना, सामंजस्य को स्थापित करना। फिर अगला पॉइंट देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना, प्रौद्योगिकी को अपनाना, प्रौद्योगिकी को अपनाना। और लास्ट में 10वां, जोखिम मानचित्र, जोखिम मानचित्र, जोखिम मानचित्र तैयार करना, जोखिम मानचित्र तैयार करना ना। तीसरा जो पॉइंट है ना, ये क्या हो गया कि जैसे हम लोग कहते हैं ना जोखिम आकलन करना, तो अगर जिस क्षेत्र में आपदा की स्थिति है उससे क्या जोखिम हो सकता है उसका एनालिसिस करके अगर हमने डेटा तैयार कर लिया तो फिर उस पर हम क्या कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं ना। 24 वाले मानिला में, एक तो हुआ है भारत में 2024 में, भी उस पर चलेंगे। एशियाई स्तर का तो देख लेंगे, कल बता देंगे, वो भी हम भी एक बार देख लेंगे, है ना। देखिए हमने क्या कहा, इंटरनेशनल जैसे आपने देखा कि ह्यूगो रणनीति है, याकोहामा, ऐसे कॉमन पॉइंट आ रहे थे, है ना। तो इसका अगर इस, एक मिनट इनकी बातों को सुन लीजिए जरा। हम क्या, तो वो हम देख लेंगे एक बार, हम भी तुम बता देंगे, है ना। नीचे में एक लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में ही आपदा रोधी, आपदा रोधी अवसंरचना, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, है ना। तो ये जो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन है, इसका एक छोटा सा परिचय कि क्या है ये। दूसरा है कि ये जो आपदा रोधी इसका कार्य क्या है। तीसरा, इसका एक सम्मेलन हुआ है भारत में, है ना, जो छठा सम्मेलन होगा 2024 में हुआ है इसका, छठा सम्मेलन 2024, ये मई का महीना होगा। और ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली, भारत मंडपम, भारत मंडपम में इस पर जो है सो बातचीत हुआ है। तो ये जो आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन है ना, ये अस्तित्व में आया है 2019 में, है ना। 2019 में यूएन जलवायु सम्मेलन में आया है। ये जो संगठन है इसमें शामिल है, प्रकृति संगठन की कैसी है, तो ये जो संगठन है इसमें शामिल है सरकारें, गवर्नमेंट शामिल है। दूसरा इसमें शामिल है निजी क्षेत्र शामिल है। तीसरा इसमें शामिल है एनजीओ जो ग्लोबल स्तर का हो वो शामिल है। इसमें बहुपक्षीय, बहुपक्षीय विकास बैंक शामिल है, बहुपक्षीय विकास बैंक शामिल है। इसमें वित्तीय संस्था भी शामिल है, वित्तीय संस्था भी शामिल है। और भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है। ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि 2022 में भारत इसका सदस्य बना है।
तो 2022 में ये चर्चा में था, तो इसीलिए जो है सो इस पर जो है सो थोड़ी सी जानकारी रखना है। तो ये पीटी में भी स्टेटमेंट करके आ सकता है। पीटी में पूछ बैठेगा कि आपदा रोधी अवसंरचना के लिए जो गठबंधन है इसके बारे में क्या सही है और क्या गलत है। अब पहला स्टेटमेंट हो जाए कि यह जो है सो एक अंतर सरकारी, या ऐसा स्टेटमेंट हो जाए कि यह एक केवल अंतर सरकारी संगठन है, तो सही होगा या गलत होगा? केवल शब्द है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है, एनजीओ भी है, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको वित्त या प्रोवाइड प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये केवल सरकारी संस्थाएं नहीं है, इसमें सरकारें, बहुपक्षीय विकास बैंक, एनजीओ, निजी क्षेत्र सभी इसमें शामिल है। तो इसका अर्थ है कि अगर हम इसको एक शब्दों में कहने का प्रयास करें तो ये एक ऐसा संगठन है जिसके पक्षकार जो हैं वो हैं बहुहितधारक, कह सकते हैं हम इसको। बहुहितधारक का क्या अर्थ होता है? कि जिसका पक्षकार बहुहितधारक मंच है, ये बहुहितधारक मंच है एक प्रकार से, है ना। अब ये जो एक बहुहितधारक मंच है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कोई देश अगर इसका सदस्य होता है तो इसका क्या लाभ मिलेगा। भारत जब इसमें शामिल हुआ होगा तो कुछ ना कुछ इसका लाभ जरूर मिला होगा। तो इसका कार्य कहें मुख्य रूप से क्या होता है कि सहयोग करना, है ना। देशों को सदस्य देशों को सहयोग करना इसका कार्य है, सहयोग करना। और सदस्य देशों को ये जो सहयोग करते हैं, खासकर 3 प्रकार की सहायता, इसमें एक सहायता होता है, ये आपदा प्रबंधन के जो विशेषज्ञ होते हैं, तो एक ये विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराते हैं, विशेषज्ञों की सेवा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस संगठन के पास जो भूकंप आपदा है, जो सुनामी आपदा है, जो चक्रवात आपदा है, उससे संबंधित जो विशेषज्ञ होंगे, वो विशेषज्ञ जो है दूसरे देशों को जा सकता है। अगर भारत को चाहिए तो भारत इस संस्था से ऐसे विशेषज्ञों से मदद ले सकता है, चाहे वो भूकंप का हो, सुनामी का हो, चक्रवात का हो, बाढ़ हो, सूखा हो, जिस तरह की भी आपदा है, हर एक तरह के विशेषज्ञ संस्था के पास हैं। अगर सदस्य देश चाहे तो ऐसे विशेषज्ञों को अपने यहाँ आमंत्रित कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि इसके प्रबंधन के लिए हम क्या करें। दूसरा ये आपको देंगे वित्तीय सहायता, चूँकि ये वित्तीय सहायता देते हैं तो फिनांशियल सपोर्ट करते हैं। और तीसरा ये आपको करते हैं तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता। तो जो भी देश इसका पक्षकार होगा या जो इसमें शामिल होगा, उसको अपने यहाँ आपदा प्रबंधन के लिए 3 प्रकार की सहायता इस संस्था से मिलती है, विशेषज्ञों की सेवा, वित्तीय सहायता, और तीसरा क्या है? तकनीकी सहायता। अब इस संस्था के द्वारा, इस संस्था का, या ये जो संगठन है, इस संस्था का पहला द्विवार्षिक रिपोर्ट, पहला द्विवार्षिक रिपोर्ट, इसका अर्थ है कि ये 2 वर्ष पर अपना रिपोर्ट जारी करता है। पहला द्विवार्षिक रिपोर्ट में आपदा जोखिम कम करने के लिए, जोखिम कम करने के लिए, कम करने के लिए 2 सुझाव दिए गए, 2 सुझाव दिए गए या दिए गए हैं। तो जो 2 सुझाव दिए गए हैं, इसमें एक तो हम लोग जानते ही हैं, वो एक है पहला कि आपदा रोधी अवसंरचना, आपदा रोधी अवसंरचना या आपदा लचीली, या आपदा लचीली, आपदा लचीली संस्कृति का निर्माण करना, संस्कृति का निर्माण करना। तो एक ये सुझाव दिया गया इसके रिपोर्ट में।
और दूसरा जो इसके रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है वो है कि प्रकृति आधारित प्रकृति आधारित समाधान को अपनाना, प्रकृति आधारित समाधान को अपनाना, ये दो इसमें सुझाव दिए गए हैं इस संस्था संगठन के द्वारा कि कोई भी देश अगर अपने यहाँ आपदा जोखिम को कम करना चाहता है तो इस तरीके की चीज़ों को अपनाना चाहिए। पहला तो हम समझ गए हैं कि आपदारोधी संस्कृति, आपदारोधी अवसंरचना क्या है। 3 पॉइंट उसमें कल हम लोग लिखे थे ना कि एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें आपदा से लड़ने में सक्षम बनाए, जो जानमाल की क्षति या नुकसान को कम करे, आपदा आए तो उससे उस पर प्रभाव कम से कम पड़े और जो हमें सतत विकास की ओर ले जाए। दूसरा इसमें कहा गया कि प्रकृति आधारित समाधान को आप अपनाइए। ये क्वेश्चन में आ सकता है इस तरीके से प्रश्न कि प्रकृति आधारित समाधान से आप क्या समझते हैं और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में यह किस प्रकार सहायक है, कुछ उदाहरण के साथ हमें बताइए। तो जब हम प्रकृति आधारित समाधान की बात करते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुन लीजिए, अगर याद रह जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2-4 लाइन उसमें लिख लेंगे। प्रकृति आधारित समाधान का अर्थ होता है कि इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम प्रकृति को जो देंगे प्रकृति हमें उसी तरीके से रिटर्न भी करती है। अगर इसका अर्थ यही हुआ कि अगर आप प्रकृति को अच्छा देंगे तो प्रकृति भी बदले में फीडबैक में क्या देगी, अच्छा ही चीज़ देगी। और अगर प्रकृति को हमने बुरा चीज़ दिया तो फीडबैक में प्रकृति भी हमें क्या देगी, बुरा। प्रकृति बुरा क्या दे सकती है, आपदा लेकर आएगी, हमें क्षति नुकसान पहुंचेगा। तो अब है कि ये तो इसका एक सिंपल अर्थ हो गया कि हमें प्रकृति आधारित समाधान का अर्थ है कि ऐसे सॉल्यूशन की ओर बढ़ना जो प्रकृति के गुणवत्ता को बनाए रखने या उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने से हमें मिल सकता है, तो हो जाएगा प्रकृति आधारित समाधान हो जाए। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। जैसे प्रकृति आधारित समाधान में एक छोटा सा उदाहरण से चलते हैं, 2-4 उदाहरण लेंगे तो अर्थ सारा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए तटीय क्षेत्रों में क्या होता है ना, यहाँ पर मैंग्रोव होता है तो मैंग्रोव है, मैंग्रोव के साथ साथ तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, 3 चीजें होती है। यहाँ पर मैंग्रोव है, मैंग्रोव के साथ यहाँ पर क्या है, प्रवाल है, और फिर तटीय जो कुछ नेचुरल बैरियर होता है, इसको हम नेचुरल बैरियर कहते हैं। तो क्या यदि हम मैंग्रोव को सुरक्षित करते हैं, उसके क्षेत्र का विस्तार करें, अगर हम तटीय प्रवाल को सुरक्षित करें और उसके क्षेत्र का विस्तार करें, तो क्या ये हमें चक्रवात से बचा सकता है, उसके इम्पैक्ट को कम कर देगा? क्या ये सुनामी के इम्पैक्ट को कम कर देगा? क्या ये ज्वारीय लहरों को कम कर देगा? क्या ये तटीय कटाव को कम कर सकता है नेचुरल बेस्ड समाधान। ये हमने क्या किया कि केवल हमने क्या किया, प्रकृति के चीज़ों को संरक्षित किया और उसको कुछ हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तो अगर हम मैंग्रोव का संरक्षण करते हैं, प्रवाल का संरक्षण करते हैं, तटीय बालू का स्तूप का संरक्षण करते हैं, तो ये जो नेचुरल बैरियर होते हैं हमें कई आपदाओं से सुरक्षा करेंगे, हमारे जोखिम को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। दैट इज नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल एक हुआ। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि कहीं पर आपने वनीकरण किया, एफॉरेस्टेशन किया, तो जब आपने वनीकरण किया, एफॉरेस्टेशन किया, तो इससे हमने पर्यावरण को क्या दिया, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई, हरे क्षेत्र का विस्तार कर दिया। लेकिन अब इससे आपको लाभ क्या मिलेगा वो आप देखिए। क्या वन क्षेत्र जो है ये CO2 सिंक करेगा, है ना, तो CO2 सिंक करा, हमने वनीकरण किया, तो ये हमने क्या किया, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को क्या करेगा, ये कम करेगा। क्या वन जो होते हैं एक तरीके से हम ये मृदा निर्माण में सहायक है, ये मृदा अपरदन और न्यूनीकरण को रोकने में सहायक है। वन हो तो ये तूफान की गति को कम कर देता है कि नहीं कर देता है। तो हमने एक पौधा या हमने वन लगाया, लेकिन इससे हमें क्या हुआ, कई सारा बेनिफिट मिल गया। दैट इज नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन है। तीसरा उदाहरण, दिल्ली जैसा शहर, आज जो शहर है ना अपनी समस्याओं से खुद ग्रसित है ना। अब दिल्ली जैसे शहरों में, हर एक शहरों में समस्या क्या है, आप ध्यान से देखिए। शहरों में
एक तो हम वृक्ष कम करते जा रहे हैं, बिल्डिंग, औद्योगिक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र का विस्तार होते जा रहा है, तो शहरों में ग्रीनरी का एरिया क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे शहरों में ग्रीनरी का एरिया कम होते जा रहा है और हम बिल्डिंग औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में, इस तरह के शहरों में क्या होते जा रहा है कि हीट आइलैंड सब अधिक विकसित होते जा रहा होगा, पढ़े होंगे उष्मा द्वीप के बारे में, है ना। तो उष्मा द्वीप बन रहा है। दूसरा, शहरों की जो समस्या है, समस्या कही है यहाँ जो रिलेवेंट है हम उस पर केवल चर्चा कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप एक बेंगलुरु शहर का उदाहरण ले लीजिए, और कई बार कभी डाटा देखिएगा बेंगलुरु शहर का, आज से 50 साल पहले जो बेंगलुरु में जल संचय का क्षेत्र था वो घटकर आ गया 5 से 7% के आसपास। शहरों को इसका दोहरी मार झेलना पड़ता है। दोहरी मार क्या झेलना पड़ता है कि अब शहर के में जो जल संचय के क्षेत्र थे, जैसे कुछ झील होते हैं, कुछ आर्द्रभूमियाँ होती हैं, कुछ तालाब, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपने उसको भर के क्या कर दिया है, बिल्डिंगें बना दी है। तो बिल्डिंगें बना दिए, ठीक है बना दी, लेकिन अब इसको आपका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो पहला इम्पैक्ट ये है कि ऐसे शहरों में भूमिगत जल स्तर खत्म होते जा रहा है। भारत में बेंगलुरु, चेन्नई सब जो है डे जीरो की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। शिमला जैसे शहर में भूमिगत जल जो है लगभग खत्म हो जाता है। तो उसका रीज़न यही है ना कि जो शहर के आसपास जल संचय का क्षेत्र क्यों बनाया जाता है, इसीलिए ना कि उसमें जल होगा, वर्षा जल, वो रिस कर अंदर जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेगा, रिचार्ज करेगा। अब आपने उसको भर कर वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी है तो फिर वो भूमिगत जल रिचार्ज होगा नहीं। जैसे जैसे शहर बढ़ता जाता है, सरफेस क्या होता जाता है, कंक्रीटीकृत होते जाता है। कंक्रीटीकृत सरफेस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने नहीं देगा। उसका दूसरा, एक तो हो गया कि आप भूमिगत जल कम होते जा रहा है, पेयजल संकट शहरों में आ रहा है। दूसरा क्या होता है कि वो जो झील का क्षेत्र है या जो वर्षा जल संचय का क्षेत्र था उसको भरकर आपने बिल्डिंगें बनाई। नॉर्मली ऐसे क्षेत्र जो होते हैं वो निचले क्षेत्र होते हैं, निम्न भूमि के क्षेत्र होते हैं। और निम्न भूमि के क्षेत्र होंगे, वर्षा का पानी आएगा तो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा, उसी क्षेत्र में जाएगा। इसलिए आप देखेंगे ऐसे क्षेत्र शहर में प्रायः बाढ़ से डूबते भी हैं, या ऐसे क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा वहाँ पर आ रहा है। तो दोनों समस्या है ना। लेकिन अगर हमको इस समस्या से दूर होना हो तो क्या हम कुछ नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन अपना सकते हैं ना यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि शहर में जो परंपरागत झील, तालाब हैं, वेटलैंड है, इसका हमें क्या करना चाहिए, जीर्णोद्धार कर देना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, जीर्णोद्धार कर देना चाहिए। हमें शहर में ग्रीनरी का विस्तार कर देना चाहिए। अगर हमने शहर में ग्रीनरी का विस्तार किया तो हम इससे क्या लाभ पाएंगे, स्वास्थ्य पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरा क्या, ये हीट आइलैंड के इम्पैक्ट को कम कर पाएगा। तीसरा, जो हमने झील थे, वेटलैंड थे, तालाब थे, जल निकाय के क्षेत्र थे, इसका जीर्णोद्धार कर दिया तो ये हमें दोनों तीनों चीज़ों से सुरक्षा करेगा। फ्लड से भी बचाएगा। नॉर्मली आप देखेंगे कि जब भी कहीं वर्षा होती है तो वर्षा का पानी सबसे पहले कहाँ जमा होता है, निम्न भूमि क्षेत्रों में। आप अपने गाँव को देखिए, आपके गाँव में जब वर्षा होती होगी तो वर्षा का पानी कहाँ जमा होता है, गांव के आसपास जो खेत है, तालाब है, उस समय जाके वो जमा होता है। जब वो भर गया तब गांव की ओर अतिक्रमण होना शुरू करेगा। शहर में भी यही होता है। आप पहले देखो, जैसे यमुना भरती है तो सबसे पहले जगतपुर सब डूबना शुरू हो जाते हैं, नहीं शुरू होते हैं, नहीं, ये खादर क्षेत्र है यमुना का, यमुना के बेसिन में ये बस्ती सब बसा गए, सब अनऑथराइज्ड बस्तियां हैं। इसलिए आप इस क्षेत्र में देखेंगे बैंक के पास जाइए बिल्डिंग खरीदने के लिए, कहेगा कि हम लोन नहीं देंगे इसके लिए आपको, क्योंकि ये हाईवे के इस पार जितना भी है सब अनऑथराइज्ड है, कोई लीगल नहीं है यहाँ पे। सब जो है सो अवैध रूप से कब्जा किया गया है, सब बहुत सारे को लोग ये भी लगे। आपको विश्वास नहीं होगा, 2010 में इन सड़कों पर 10 बजे रात के बाद लोग नहीं चलते थे। ये जो सड़कें अभी जगतपुर की ओर जा रही है ना, 2010 में नहीं चलते थे, लेकिन आज ये वही सड़कें हैं कि सुबह हो, शाम हो, रात हो, भीड़ और जाम लगे रहते हैं। साथ में 7 से 9 बजे तक तो चलने की स्थिति नहीं रहती है, और वो किसके कारण, आप ही लोगों के कारण। पूरे स्टूडेंट की भीड़ रहती है, नहीं रहती है। लेकिन ये यही सड़क था कि 10 बजे के बाद यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते थे कि ये होगा वो होगा वो होगा, सारा बस्ती जो है सो ये उधर की ओर चला गया। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, भूमिगत जल शहर का रिचार्ज कर पाएंगे, तो हम पेयजल संकट से बच जाएंगे। क्या हम शहर को बाढ़ से बचा पाएंगे, शहर को बाढ़ से बचा पाएंगे। और सबसे हमने क्या किया कि वेटलैंड सबका जीर्णोद्धार कर दिया, तो वेटलैंड से हमें कई प्रकार की सेवाएं मिलती है। आप पढ़े होंगे आर्द्रभूमि की सेवाओं के बारे में, तो बस वो लाइन आप याद कर लीजिए कि आर्द्रभूमि से हमें प्रोविजन सर्विसेज मिलती है, सपोर्टिंग सर्विसेज मिलती है, कल्चरल सर्विसेज मिलती है, कई तरह की सेवाएँ मिलती है। वो सारा बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन, है ना।
अब मान लीजिए चौथा उदाहरण, कोई मान लीजिए लैंड डिग्रेड हो चुका है, भूमि खराब हो चुकी है। तो भूमि खराब हो रही है तो खराब भूमि क्या करेगा, मरुस्थलीकरण का विस्तार होगा, और जब मरुस्थल का विस्तार होगा तो उसका मानव और प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव जाएगा। लेकिन अगर हमने डिग्रेड लैंड को सुधार करने का प्रयास किया और डिग्रेड लैंड का हमने सुधार कर लिया, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब डिग्रेड लैंड का सुधार आपने कर लिया तो मरुस्थलीकरण रुक गई, मरुस्थलीकरण रुक गई तो उसका जो इन्वायरमेंट पर बैड इम्पैक्ट जाना था वो नहीं जाएगा, मानव को जो मरुस्थलीकरण से हानि होती है वो नहीं होगा, और आपने बैडलैंड का जीर्णोद्धार कर दिया है। तो अब ये भूमि तो कृषि में भी यूज की जा सकती है ना, तो फिर आपको बेनिफिट मिल गया। तो इसी को हम कहते हैं प्रकृति आधारित समाधान कहते हैं। लिख पाएंगे इसको कि लिखाना होगा, लिखाना होगा इसमें 2-4 लाइन लिख लीजिए नीचे में वहीं पर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए नीचे में अलग से, क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए प्रकृति आधारित समाधान से आप क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में यह किस प्रकार सहायक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में यह किस प्रकार सहायक है। उदाहरण पूर्वक बताएं, है ना, उदाहरण पूर्वक बताएं। तो नीचे में आप लिख लीजिए परिचय। देखिए ये जो हम शब्द लिखते हैं ना, परिचय या भूमिका, आप ये मेंस में मत लिखिएगा। नहीं तो कई लोगों को रहता है कि लिख रहे हैं तो हम भी लिख डालते हैं, तो ये सब लिखने बस आपके मन में होना चाहिए। हमें 2 शब्द 2 लाइन 30 से 25 शब्द इंट्रोडक्शन में लिखना है ना। इसे लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए प्रकृति आधारित समाधान का तात्पर्य। प्रकृति आधारित समाधान का तात्पर्य। प्रकृति आधारित समाधान का तात्पर्य। समाधान का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के गुणवत्ता का प्राकृतिक पर्यावरण के गुणवत्ता का संरक्षण, संवर्धन। प्राकृतिक पर्यावरण के गुणवत्ता का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्बहाली संरक्षण, संवर्धन, पुनर्बहाली एवं उससे मानव समाज को प्राप्त लाभ से है। एवं उससे मानव समाज को प्राप्त लाभ से है। इस 3 कीवर्ड आ गया इसमें, तीनों का अर्थ क्लियर है ना। संरक्षण का इंग्लिश शब्द क्या होता है, कंजर्वेशन, यानी कि जो किसी क्षेत्र की प्रकृति की गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को हमें क्या करना है, बचाना है, संरक्षण करना। संवर्धन का अर्थ क्या होता है, इनरीच करना, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता को न केवल बचाना है बल्कि उसकी क्वालिटी को हमें क्या करना है, बढ़ाना भी है। इसका अर्थ यही हुआ कि जैसे उदाहरण से कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद है। जैसे भारत में अभी वन रिपोर्ट आया है ना, तो वन रिपोर्ट में भारत में वन और वृक्ष का आवरण कितना प्रतिशत है, 24 कुछ जो भी है। लेकिन हम जानते हैं कि एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए कम से कम 33% भाग पर होना चाहिए, है ना। तो संवर्धन का अर्थ यही होता है कि जो है उसके क्षेत्र का विस्तार करना। संरक्षण का होता है कि जो आपके पास अवेलेबल है उसको बचाना, उसको बर्बाद
नहीं करना, है ना। ये जैसे आप कहते हैं ना वर्षा जल संरक्षण, तो वर्षा जल संरक्षण का अर्थ क्या हुआ कि जो वर्षा हो रही है उस जल को आप कैसे बचाएंगे, कैसे संरक्षण करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन। संवर्धन का अर्थ हुआ कैसे आप प्राकृतिक पर्यावरण की क्वालिटी को इनरिच कर देंगे। और पुनर्बहाली का अर्थ हुआ गया जिसकी क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है, डिग्रेड पर्यावरण की गुणवत्ता को फिर से क्या कर लेना, स्थापित कर लेना। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, एक बंजर भूमि है, एक बेकार भूमि, आप खुद सोचिए आपके 5 कट्ठे खेत हैं, ठीक है, उसमें से 1 कट्ठा खेत ऐसा है जो बंजर है, कोई काम नहीं हो रहा है उस पर, लेकिन आपने उस पर क्या किया, कुछ काम किया, वो बंजर भूमि क्या हो गई, अच्छी हो गई, तब वहां से कृषि कर सकते हैं ना आप वहां पर, तो आपके लिए बेहतर है ना वो। तो बस यही होता है पुनर्बहाली का अर्थ, यही होता है कि जो क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है एनवायरनमेंट की, उस डिग्रेड क्वालिटी को फिर से बहाल कर लेना। अब ये तीनों काम जो हम करेंगे उससे जो हमें लाभ मिल जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, लिखिए, लिखिए प्रकृति आधारित समाधान, प्रकृति आधारित समाधान, प्रकृति आधारित समाधान, प्रकृति आधारित समाधान आपदा जोखिम न्यूनीकरण में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ साथ, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ साथ सतत और समावेशी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ साथ सतत और समावेशी, सतत और समावेशी विकास को प्राप्त करने में भी, सतत और समावेशी विकास को प्राप्त करने में भी सहायक है, सतत और समावेशी विकास को प्राप्त करने में भी सहायक है। देखिए जैसे, जैसे, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए जैसे में, देखिए यदि हम तटीय पारिस्थितिकी, यदि हम तटीय पारिस्थितिकी, यदि हम तटीय पारिस्थितिकी जैसे मैंग्रोव, जैसे मैंग्रोव प्रवाल, जैसे मैंग्रोव प्रवाल, तटीय बालुका स्तूप, तटीय बालुका स्तूप, कोस्टल सैंड ड्यून्स, बालुका स्तूप का संरक्षण, संरक्षण करें, संरक्षण करें, तो यह हमें, संरक्षण करें तो यह हमें सुनामी, तो यह हमें सुनामी, चक्रवात, सुनामी चक्रवात जैसी आपदाओं से, सुनामी चक्रवात जैसी आपदाओं से बचा सकता है, आपदाओं से बचा सकता है, तथा यह तटीय क्षरण या तटीय कटाव, तटीय कटाव को भी, तटीय कटाव को भी कम करेगा, तटीय कटाव को भी कम करेगा, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, इसी प्रकार, इसी प्रकार यदि शहरों में, इसी प्रकार यदि शहरों में, शहरों में हरित क्षेत्र का, ग्रीन बेल्ट का, शहरों में हरित क्षेत्र का विस्तार किया जाए, हरित क्षेत्र का विस्तार किया जाए, हरित क्षेत्र का विस्तार किया जाए तथा, हरित क्षेत्र का विस्तार किया जाए तथा शहरी आर्द्र भूमि, तथा शहरी आर्द्र भूमि, जल निकाय यानी तालाब, सरोवर, झील, ये सब हो गया, जल निकाय का संरक्षण,
जल निकाय का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का क्या अर्थ होता है? जो हाँ हालत जो खराब हो गई हो तो उसको, है ना, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करें करें तो हमें निम्न लाभ, तो हमें निम्न लाभ मिल सकता है या मिलता है, तो हमें निम्न लाभ मिल सकता है या मिलता है। तो डैश देके पहला पॉइंट लिखिए, यह शहर में, यह शहर में, यह शहर में उष्मा द्वीप, शहर में उष्मा द्वीप के प्रभाव, शहर में उष्मा द्वीप के प्रभाव को कम कर सकता है। यह शहर में उष्मा द्वीप के प्रभाव को कम कर सकता है। शहरी सुंदरता को बढ़ा सकता है, शहरी सुंदरता को बढ़ा सकता है। तीसरा, मानवीय स्वास्थ्य पर, मानवीय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव जाएगा, मानवीय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव जाएगा। चौथा, भूमिगत जल, भूमिगत जल रिचार्ज होगा, भूमिगत जल रिचार्ज होगा। पांचवा, शहरी बाढ़ को भी, शहरी बाढ़ का प्रभाव भी कम होगा, है ना, शहरी बाढ़ का प्रभाव भी कम होगा ना। दैट इज द नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन कहेंगे हम इसको, है ना। छोड़ दें कि आपको इसमें कुछ और जानना है हम लोगों को, तो आज तो छोड़ ही देते हैं आपको, कल मिलेंगे तो इसमें जो 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है वो करेंगे, और कल हम चलेंगे राष्ट्रीय प्रयासों पर, है ना। तो आज के क्लास को रिपीट कर लेते हैं ना। तो टाइम, अब टाइम बढ़ाना घटाना ये प्रबंधन का काम है। मुझे जब कहेंगे, मैं अभी दिल्ली में हूँ तो मैं आ जाऊँगा क्लास लेने के लिए, है ना। बस 2 मिनट आपका समय चाहिए, फिर छोड़ देंगे। शुरुआत आज के क्लास की कहाँ से हुई थी? तो समन का अर्थ क्या होता है ना, और हमने जाना कि समन के अंतर्गत किस किस के प्रयास को हम शामिल कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने देखा कि 1972 से शुरू हुआ बड़े तौर पर, 1972 एक बिंदु है। फिर हमने देखा कि जो है सो आकस्मिक आपदा के लिए यूएन का 94 में प्रयास आया, हमने इंटरनेशनल डिकेड घोषित किया है। फिर जोखिम न्यूनीकरण पर यूएन की 3 रणनीतियां हैं, याकोहाम है, ह्यूगो है और सेंदई है। फिर हम आगे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में, फिर हम आगे आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के लिए, इसको हम जानेंगे। इसमें 2 पॉइंट और होंगे, 2-3 पार्ट। एक हम जानेंगे कि यूनाइटेड सस्टेनेबल गोल्स में आपदा को कहां पर कम किया गया। आप 17 पॉइंट कल याद करके आएंगे, आप उसमें से हम लोग लिंक करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जो आपदा से रिलेटेड हो सकता है। और दूसरा हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आपदा जोखिम को कैसे शामिल किया गया है। इसमें बचे हुए 2 पार्ट हैं, वो हम कवर कर लेंगे। और एक छोटा सा, एक छठा सम्मेलन तो ये हुआ है, इसमें कुछ खास है नहीं। एक जो है ये आपदा रोधी अवसंरचना का सम्मेलन है, और एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय यूएन का सम्मेलन होता है। वो छठा सम्मेलन हुआ था 2023 में देहरादून में। उसमें 2-3 पॉइंट हम जान लेंगे कि देहरादून में जो 23 में हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था। इतना अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय प्रयासों में। इसी तरीके से जैसे है हम लोग एक एक करके चलते चलें, ठीक है। थैंक यू।